नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब मेंस की डेट भी आ गई है और मेंस की तैयारी भी कर रहे होंगे। सीजीएल मेंस के बाद आपका CHSL प्री और CHSL का भी मेंस होना है। तो आप लोग घबराए हुए होंगे कि मेंस पहली बार इस तरह से हो रहा है, 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मैं हमेशा से कहता हूँ CDS, CGL मेंस, CGL प्री के अच्छे प्रश्न आप प्रैक्टिस कर लो। तो ये सेट जो होने वाला है इसमें 25 प्रश्न करने वाले हैं, यानी आप समझ लो मेंस का पेपर है और इससे ऊपर लेवल का आपका मेंस का पेपर नहीं आने वाला। तो वीडियो देखें, वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें। और आपको मेंस स्ट्रेटजी अगर चाहिए कि मेंस में बाकी बचे हुए दिनों में कैसे प्लान करना है ताकि आप अपना जो तैयारी है उसको ऑप्टिमाइज कर पाओ, तो टेलीग्राम पे मैंने PDF शेयर कर दिया है एक स्टडी प्लान की कि दिन में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो करें और अच्छे प्रश्नों को नोट करें, कॉन्सेप्ट भी सीखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपको दिया गया 1 + sin phi डिवाइडेड बाई 1 - sin phi। अगर मैं अंश में हर को जोड़ दूं तो ये आपका आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई अंश में से हर को घटा दूं तो 1 + sin phi - 1 + sin phi यानी कि आ जाएगा 2 sin phi। और ये इज इक्वल टू हो जाएगा, अंश में हर को जोड़ा गया यानी p² + q² डिवाइडेड बाई p² - q²। यानी यहाँ से हमारा sin phi इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई, sin phi इज इक्वल टू आ गया p² - q² डिवाइडेड बाई p² + q²। इट मीन्स आपका साइन फाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए जिसमें ये कोण फाई हो गया। आपको पता है कि लंब साइन फाई दिया गया है तो यानी लंब बटे कर्ण दिया गया है यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, यानी p² - q² ये है, p² + q² ये है। तो आपको पता होगा p² + q², p² - q² और 2pq क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है सेक फाई की वैल्यू, तो सेक फाई इज इक्वल टू होता है, सेक फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी कि आपका हो जाएगा p² + q² डिवाइडेड बाई 2pq। तो आपका आंसर क्या हो गया, p² + q² डिवाइडेड बाई 2pq। अच्छा, अगर ऐसा आया आपका p² + q² डिवाइडेड बाई 2pq तो आप कह सकते हैं हाफ कॉमन ले लीजिए और pq से p² में भाग होगा तो ये आपका बचेगा p/q और प्लस q² में अगर pq से भाग होगा तो q/p बचेगा, यानी आपका आंसर आ गया हाफ टाइम्स ऑफ q/p + p/q। समझ आ गया। और वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, फाई की कुछ वैल्यू पुट करते और सेक फाई की वैल्यू, या पी और क्यू की कुछ वैल्यू पुट करते, यहाँ से साइन फाई की वैल्यू निकल के आती, साइन फाई की वैल्यू अगर निकल जाती तो वहाँ से सेक फाई निकाल लेते, फिर ऑप्शन में पी क्यू की वैल्यू रख के चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया if 5x + 1 divide minus 5x - 1 is equal to 600 then what is the value of 10⁻²x। यानी you have to find the value of 10⁻²x and you have 5x + 1 minus 5x - 1 is equal to 600। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे 5x - 1 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 5x - 1 अगर हम कॉमन लेंगे तो फर्स्ट पार्ट में बचेगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि x + 1 और x - 1 का डिफरेंस 2 का आएगा, और माइनस यहाँ पे बचेगा 1 और इज इक्वल टू आपको दिया गया 6 के बाद 12 0, यानी आपका हो गया 5x - 1, 25 में से एक घटेगा 24 इज इक्वल टू आपको दिया गया 600। 24 से काट देंगे तो 24 दूना 48, 24 पंचे 120, यानी 5 की पावर x - 1 बराबर दिया गया है 25, यानी 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेस इक्वल है, बेस इक्वल होने पे पावर की कंपेरिजन करी जा सकती है, कंपेयर कर लीजिए, यानी यहाँ से हमारा x - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी x इज इक्वल टू 3, यानी नाउ यू हैव x की वैल्यू 3 के बराबर। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए तो 10⁻²x यानी 10⁻6, 10⁻6 का मतलब होगा 1 के बाद 6 0, 1 के बाद 6 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 के बाद 6 0, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। मेंस का क्वेश्चन है अगला, सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। कहा गया 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। देखिएगा, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। आपसे अगर कहा जाए 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 - 1/tan थीटा, और इसी का होल स्क्वायर दिया गया है और प्लस 1 कहा गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा -1, और ये tan थीटा ऊपर चला जाएगा यानी tan थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये इतना अलग है, इसका होल स्क्वायर प्लस 1, यही बच्चा है। आपको पता है कि 1 - tan थीटा का स्क्वायर और tan थीटा -1 का स्क्वायर, यानी a - b का स्क्वायर और b - a का स्क्वायर इक्वल होता है, यानी ये दोनों कट जाएंगे, यानी आपका बचेगा tan² थीटा प्लस 1, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 + tan² थीटा क्या होता है sec² थीटा, यानी आपका आंसर क्या हो गया sec² थीटा। इट मीन्स योर ऑप्शन फर्स्ट 1 इज करेक्ट।
अच्छा, अगले प्रश्न में कहा गया इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इतना देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि इसकी लंबाई निकालनी है, यानी कि इसकी भुजा की माप निकालनी है। कैसे निकालेंगे? आपको दिया गया 2401 एक्स पावर 4 प्लस 196 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये वर्ग का क्षेत्रफल है, अगर हम कहें कि वर्ग की भुजा ए रही होगी तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर आपको दिया गया कुछ इस प्रकार से। अब ए स्क्वायर को देखिए, ये 2401 एक्स पावर 4 है, 196 एक्स स्क्वायर है और प्लस 4 है। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, प्लस 196 एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 एक्स स्क्वायर और इंटू क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 से इसमें भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 49। यानी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 49 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2401 किसका स्क्वायर होता है? 49 का स्क्वायर होता है। एक्स पावर 4 दिया गया, यानी 49 एक्स पावर 4 का 2401 एक्स पावर 4 को 49 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी आपने लिख लिया 2401 एक्स पावर 4 को 49 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 196 एक्स स्क्वायर को लिख लिया 2 इंटू 49 एक्स स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, यानी ए लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी है? 49 एक्स स्क्वायर और प्लस b की वैल्यू कितनी है? 2, इसका होल स्क्वायर। ये कितने के बराबर आया है? a स्क्वायर के। यानी अगर a स्क्वायर बराबर इतना है तो आप कह सकते हैं पावर की कैंसिल हो जाएगा, यानी a बराबर कितना आ जाएगा? 49 एक्स स्क्वायर प्लस 2। और आपने a माना किसको था? आपने कहा a साइड है, तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 49 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, ऐसे भी कर सकते थे मेरे भाई, आप x की कोई वैल्यू रख लेते, x बराबर 1 रख लेते। अब x बराबर 1 रखने के बाद चेक कर लेते कि किसकी भुजा। अब x बराबर यहाँ पे 1 रखते तो 2401 196 और 4 जोड़ देते तो 2601 हो जाता। अब 2601 किसका स्क्वायर होता है? आपको पता ही है 51 का स्क्वायर होता है। अब देख लीजिए, यानी साइड हमारी यहाँ से 51 आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे रखते तो 49 3 52 तो 54, ये नहीं होगा। 49 में से 3 घटेगा 46 और 2 48, ये भी नहीं होगा। 59 2 61 हो जाएगा। अगर x बराबर 1 यहाँ पे रखेंगे तो 49 और 2 51, यानी साइड आपकी सी हो जाएगी। तो दूसरी मेथड ये थी कि x बराबर 1 रख लेते, एरिया आपकी 2601 हो जाती। अगर किसी वर्ग की एरिया 2601 है तो उसकी भुजा हो जाती 51 और भुजा 51 हो जाती। तो ऑप्शन से आप चेक कर देखिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। कहा गया द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। कहा गया द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस वन, यानी cos पावर 6x प्लस sin पावर 6x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 की वैल्यू फाइंड करनी। अच्छा, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ रेशियो दिया जाए या उसका कुछ एक इक्वेशन दिया जाए और उसमें कुछ वैल्यू फाइंड करने को कही जाए, या आपको कोई व्यंजक दिया जाए, पॉलिनोमियल दिया जाए, उसकी कुछ वैल्यू फाइंड करने को कही जाए और ट्रिगोनोमेट्रिक हो और ऑप्शन में आपको न्यूमेरिकल डिजिट्स दिख रही हो, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ना हो, तो आप सीधे सीधे वैल्यू पुटिंग पे जाया करो। अब वैल्यू पुटिंग tan cot cos sin सब है, तो यहाँ पे x बराबर कुछ भी पुट कर लीजिए। मान लीजिए x बराबर हम 45 पुट कर लेते हैं। 0 क्यों नहीं पुट करेंगे? 0 अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पे tan 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लेकिन cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो अपरिभाषित हो जाएगा। सिमिलरली 90 नहीं पुट कर सकते क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। sin 90 की तो 1 हो जाएगी, लेकिन tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि अपरिभाषित है। तो x बराबर 45 रखेंगे तो ये आएगा 1/√2 के पावर 6 और प्लस साइन पावर 6x, यानी कि ये भी इतना होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा -1 ब्रैकेट में tan स्क्वायर x यानी 1 प्लस cot स्क्वायर x यानी कि 1 प्लस 2, इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये हो गया 2 इंटू 1/√2 का पावर 6, यानी कि ये हो जाएगा 1/8 -1 और इंटू 2 2 4 आपका बच रहा है, यानी आपका हो गया 2/8, यानी 1/4 माइनस 1 इंटू 4, ये तो बच रहा है। यानी आपका हो जाएगा 1/4 में से 1 घटाएंगे तो -3/4 और -3/4 में 4 का गुणा करेंगे, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? -3। हमने क्या किया? x बराबर 45 रख लिया, हमारा आंसर आ गया। देखिएगा, बड़ा सुंदर सा प्रश्न है और नंबर लाइन का है। कहा गया यदि बिंदु P और Q संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं 0.73 पावर बार और 0.56 बार को निरूपित करते हैं, पावर नहीं बोलते बार बोलते हैं, को निरूपित करते हैं, तो P और Q के बीच की दूरी क्या होगी? यहाँ पे बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि बार को आप फ्रैक्शन में चेंज कर पा रहे हैं या नहीं। अगर मैं 0.73 को फ्रैक्शन में चेंज करना चाहता हूँ, 3 के पावर बार है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? 1/10 इंटू 7.3 बार, यही तो लिख सकते हैं। यानी आपका हो जाएगा 1/10 और इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 0.3 बार, ठीक है, 0.3 बार। अब आप ध्यान से देखिएगा, यानी ये हो गया 1/10 इंटू 7 प्लस, आपको पता है अगर a पावर बार है, दशमलव में a के पावर बार है, तो इसको a/9 लिख देते हैं। समझ आ गया? यानी यहाँ पे 0.3 पावर बार है, यानी 0.3 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/9, यानी आपका हो गया 1/10, यहाँ पे मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, इंटू 7 प्लस 1/3,
यानी ये हो गया 7 या 21 एक 22, 22/30, यानी इसकी वैल्यू हो गई 11/15। 11/15 किसकी वैल्यू आई है? पी की वैल्यू, यानी पी हमारा आ गया 11/15। सिमिलरली अगर हम क्यू को सॉल्व करने जाएं तो क्यू बराबर क्या दिया गया? 0.56 बार, यानी आपका इसका ये हो जाएगा 1/10 इंटू 5 + 0.6 बार, यही तो बचेगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे किया था, यानी ये हो गया 1/10 5 + 6, 0.6 बार को कैसे लिखेंगे? 6/9 यानी 2/3 आपका हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, 5 या 15 दो 17, यानी 17, ऐसे देखिएगा ये हो गया 17/3, यानी कि ये हो गया 17/30। अब देखिएगा आपके P की वैल्यू आई है 22/30, आपके Q की वैल्यू आई 17/30, तो P और Q का डिफरेंस पूछा गया था, तो आप यहाँ पे कह दीजिए P - Q बराबर हो जाएगा 17/30 और 22/30, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5/30 और 5/30 को कहेंगे 1/6 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन, यानी आपने 0.73 बार को क्या लिखा? 22/30 यानी 11/15 लिखा, और 0.56 बार को क्या लिखा आपने? 17/30। आपने दोनों को अंतर लेना था, इनके बीच की दूरी, मतलब कि इनका अंतर ले लीजिए। संख्या रेखा पे अगर दोनों हैं, नंबर लाइंस पे दोनों पॉइंट्स हैं, तो इनके बीच की अगर दूरी निकालनी है तो आप क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज का अंतर, डिफरेंस ले लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन ए ट्राइंगल ABC, AB = 7 सेंटीमीटर, BC = 10 सेंटीमीटर एंड AC = 8 सेंटीमीटर, इफ AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC where D is a point on BC, then BD is equal to, कहा गया एक ट्राइंगल है ABC, let us draw a triangle named ABC in which something is given, AB = 7, पहले नामकरण कर लो, ये हो गया A B और ये C हो गया, AB = 7 दिया गया, BC = 10 दिया गया और AC = 8 दिया गया। डन। अब कहा गया AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है BAC का, AD जो है एंगल बाइसेक्टर है BAC का, ये AD हो गया एंगल बाइसेक्टर, यानी ये और ये बराबर हो गया। ठीक है, आपसे कहा गया D इज अ पॉइंट ऑन BC, D एक बिंदु है BC पे। ठीक है, देन BD की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको BD को x माने तो DC कितना हो जाएगा? 10 - x, क्यों? क्योंकि BC की पूरी लंबाई 10 है। अब आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दीजिए, अगर यानी कि इफ AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इन ट्राइंगल ABC, देन वी कैन से दैट AB डिवाइडेड बाई BD इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई DC। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ AB, BD, AC एंड DC एंड फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू, यानी AB की वैल्यू आपको दी गई 7 डिवाइडेड बाई BD की वैल्यू x इज इक्वल टू AC यानी 8 डिवाइडेड बाई 10 - x, यानी आप कह सकते हैं कि 70 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 70 - 7x इज इक्वल टू 8x। इट मीन्स यू कैन से व्हेन यू विल ट्रांसफर 7x टू द राइट हैंड साइड यू विल गेट 15x इज इक्वल टू 70। इट मीन्स 3x इज इक्वल टू 14 एंड दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 14/3, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 14/3। आपसे वैल्यू किसकी निकालने को कहा गया था? BD की, और आपने एज्यूम किया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD? यू हैव एज्यूम्ड BD एज x एंड यू हैव फाउंड x इज इक्वल टू 14/3। इट मीन्स द लेंथ ऑफ योर BD विल बी 14/3। इट मीन्स योर ऑप्शन V इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहा गया ये सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC टचिंग AB, BC एंड AC एट द पॉइंट्स P, Q एंड R रिस्पेक्टिवली। इफ AB - BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AB - AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, देन PB + AR इज इक्वल टू। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CGL मेंस एग्जाम 2018। अब हम करेंगे कैसे? सबसे पहले आपको दिया गया कि एक सर्किल है जो ट्राइंगल ABC में बना है। लेट अस ड्रा ट्राइंगल ABC फर्स्ट। ABC हमने ड्रा कर लिया, फिर कहा गया एक सर्किल को इसके अंदर बनाया जाता है। एक सर्किल इसके अंदर बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, सच दैट ये टच करता है ऑल 3 साइड्स को, यानी ABC अगर ये है तो AB को ये पॉइंट P पे टच करता है, BC को Q पे और AC को R पे टच करता है। आपको दिया क्या गया है कि AB - BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम BC को x से जूम करें तो AB हमारा x + 4 हो जाएगा, और कहा गया AB - AC इज इक्वल टू, AB - AC इज इक्वल टू 2, तो यानी AC की लंबाई हो जाएगी x + 2। अब आपसे कहा गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब आपको पेरीमीटर दिया गया तो तीनों साइड्स का सम निकाल लेंगे।
अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, इफ़ यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, व्हाट विल यू डू, आपको क्या करना है, तीनों साइड्स को ऐड कर देना है। इट मीन्स पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, x+4 प्लस x+2 प्लस x और दिस वन इज 32, यानी ये हो गया 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 2 6 बचेगा जो कि 32 से घटेगा यानी 26 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 26/3। रुको, आपसे कहा गया था PB प्लस AR की वैल्यू निकालनी, ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया PB प्लस AR। आपको पता है कि AR चूंकि एक टेंजेंट है जो A पॉइंट से सर्किल पर ड्रा की गई है, सेम चीज है AP, यानी AP इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए आउटसाइड पॉइंट A टू द सर्किल PRQ। PRQ अगर हम आर्क माने तो इस पे एक टेंजेंट ड्रा की गई पॉइंट A से, तो आपको पता है इफ वी ड्रा टू टेंजेंट्स ऑन अ सेम सर्किल, इफ वी ड्रा two tangents on a circle by a point which is situated outside the circle, then the length of the tangents will be equal, यानी कि AR is equal to AP, यानी बाह्य बिंदु से अगर किसी वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो उनकी लंबाइयां इक्वल होगी। इट मीन्स AR is equal to AP, यानी आपसे कहा गया था PB प्लस AR निकालने को, तो आपने कहा AR की जगह पे हम AP रख सकते हैं, यानी आपसे निकालने को कहा गया था PB प्लस AP। AP को लिख लीजिए, AP ही लिखिए, यानी AP प्लस PB, AP इतना है, PB इतना है, AP प्लस PB कितना हो जाएगा, AB, यानी आपसे लेंथ निकालने को कही गई थी AB की। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 26/3, आपको पता है AB x+4 है, तो यहाँ से हमारा AB हो जाएगा 26/3 प्लस 4, यानी कि हो जाएगा 3 4 जा 12 एंड 26, यानी 38/3। ऑल द वैल्यूज गिवन आर इन सेंटीमीटर, तो आपकी PB प्लस AP की वैल्यू भी सेंटीमीटर में हो जाएगी। इट मीन्स योर ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। गॉट इट। अच्छा, व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया, द साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड टू P एंड Q रिस्पेक्टिवली। The bisectors of CBP and BCQ meet at O. If the measure of A is 44 degree, then what is the measure of half of angle BOC? This question was asked in SSC CGL Mains Exam 2018 and this is the easiest question of this shift. कहा गया कि AB और AC किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, इट मीन्स बढ़ाया जाता है P और Q तक। आप पहले ड्रा करिए ABC, कुछ इस प्रकार से ड्रा करिए कि ये आपका हो गया, कुछ इस प्रकार से ड्रा कर लीजिए, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया A, दिस वन इज B, दिस वन इज C। अब आपसे कहा गया AB और AC को P और Q तक बढ़ाया जाता है, हमने कह दिया जी बिल्कुल, AB एंड AC आर प्रोड्यूस टू P एंड Q। द बाइसेक्टर्स ऑफ CBP, CBP कहाँ पे है, इट मीन्स ये आउटर एंगल, इसका बाइसेक्टर, और BCQ का, ये दोनों QO पे मिलते हैं। आपसे कहा गया A की वैल्यू 44 अंश है अगर, तो आपसे वैल्यू निकालने को कहा गया BOC के। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BOC। मैं सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी आपको थ्योरम्स बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूँ कि कोण CBP की वैल्यू क्या होगी, एंगल CBP क्या हो जाएगा, एंगल CBP ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ये बाह्य कोण है, तो ये सुदूर स्थित दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी आप कह सकते हैं ये A प्लस C हो जाएगा। ठीक है, यानी हम CBP/2 की बात करें तो A प्लस C/2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एंगल QCB की, तो ये हो जाएगा A प्लस B, यानी अगर इसके आधे की बात करूं तो ये A प्लस B/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कहा गया एंगल BOC निकालना है, तो आपका एंगल BOC बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी वी कैन राइट एंगल BOC एज 180 माइनस ये कोण यानी कि A प्लस C/2 और ये कोण। अब इन दोनों का सम अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2A प्लस B प्लस C/2, यानी 2A प्लस B प्लस C/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस A, क्योंकि A प्लस B प्लस C कितना होता है मेरे भाई, A प्लस B प्लस C इज 180 डिग्री, और ABC क्या है, 3 कोण है किसी त्रिभुज के, यानी ये हो गया 180 प्लस A/2, यानी हम कह सकते हैं 90 प्लस A/2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 180 माइनस 90 माइनस A/2 यही हो जाएगा, यानी BOC की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस A/2। यानी आपने फार्मूला ही डेराइव कर लिया कि अगर हमें BOC चाहिए तो हमारा होता कितना, 90 माइनस A/2, और A की वैल्यू दी गई है 44, तो 44 अगर घटेगा किस में से, 44 किस में से घटे, 44 का आधा किस में से घटेगा, 90 में से, यानी हमारा यहाँ से BOC बराबर हो जाएगा 90 माइनस 44 का आधा 22 अगर 90 में से घटेगा, इट मीन्स इफ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 22 फ्रॉम 90 यू विल गेट
कितना 68 आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन आपसे बीओसी नहीं पूछा गया था, बीओसी का आधा पूछा गया था, तो 68 का आधा कितना हो जाएगा 34। समझ आ गया। तो आपको फार्मूला याद रखना है कि अगर दो साइड्स को प्रोड्यूस किया जाता है और उनके बाइसेक्टर्स को किसी पॉइंट पे मीट करवाया जाता है, यानी दे ज्वाइन करवाया जाता है, या हम कहें वो मीट करते हैं एक पॉइंट ओ पे, और इफ़ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ओ सी देन यू कैन राइट बी ओ सी इन टर्म्स ऑफ ए एज एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस A/2। गॉट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजीएस्ट मोस्ट क्वेश्चन कहें तो बुरा नहीं होगा। कहा गया 2 men and 5 women कैन डू अ वर्क इन 12 days। अच्छा सीधे सीधे लिखते रहो, 2 men and 5 women कितने दिन में कर सकते? 12 दिन में कर सकते। और आपसे कहा गया 5 men and 2 women कैन डू द सेम वर्क इन 9 days। अब कहा गया ओनली 3 women कैन फिनिश द सेम वर्क इन। कहा गया CGL मेंस का क्वेश्चन है, कहा गया कि 2 men और 5 women अगर कार्य करते हैं तो 12 दिन का कार्य। वर्क डन अगर हम निकालें तो 12 से गुणा हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 24 men प्लस 60 women के बराबर कार्य। और अगर यहाँ से निकालने जाएंगे तो 45 men प्लस 18 वीमेन के बराबर कार्य। दोनों सेम कार्य करते हैं तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2। यूज द फार्मूला। इफ यू हैव एक्सेस ऑफ दिस फार्मूला तो आपको यूज करना गलत नहीं होगा। अब M वाले को एक साइड में और W वाले को एक साइड में, तो अगर हम 45 M में से 24 M सब्ट्रैक्ट करते हैं यू विल गेट 21 M, और 60 वीमेन में से 18 वीमेन अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 42 वीमेन, यानी एक मैन बराबर आ गया 2 वीमेन के, यानी एक आदमी द्वारा किया गया कार्य 2 औरतों द्वारा किए गए कार्य के बराबर। ये आपका एक केस बन के आया। अब आते हैं हम टोटल वर्क निकालने के लिए, पहले केस पे या दूसरे किसी में आए। अब आपको पता है मेरे भाई कि 2 men और 5 women आपकी कार्य करती हैं तो 12 दिन लगते हैं। आपको पता है 2 men की जगह पे हम 4 women रख सकते हैं, यानी हमारी 4 women और प्लस 5 women, यानी कि 9 women अगर कार्य करती है तो 12 दिन लगते हैं। 9 women कार्य करती है तो 12 दिन लगते हैं। आपसे कहा गया अगर 3 women, यानी इसका 3 हिस्सा हो गया, यानी आदमी हमारे 3 हिस्से में घट गए, आदमी जो थे वो 3 हिस्से में घट गए, तो हमारा दिन 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी 12 3 36, यानी 36 डेज इनको लगने वाले हैं। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, SSC CGL मेंस में पूछा गया, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप लोग खुद ट्राई करिएगा, टाइम एंड वर्क के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं करवा सकते, ये आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कर लिया होगा आपने। और आपको अगर फोर्थ नाइट नहीं समझ में आएगा तो आप जाके CGL मेंस की टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अगला टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का CDS का प्रश्न है। कहा कि यदि एक रेलगाड़ी की गति को उसकी सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए, यानी ए ट्रेन टेक्स 2 hours लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, व्हाट इज यूजुअल स्पीड। अच्छा ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि अगर 300 किलोमीटर तय करना है और किसी ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए तो वो 2 घंटे कम लेने लगती है, यानी आपसे पूछा गया रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि सर 25, पहले 25 ही ट्राई करिएगा, क्योंकि 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30, 25 और 30 दोनों 300 के फैक्टर हैं, इसी वजह से मैं 25 को ट्राई कर रहा हूँ। अगर 25 की स्पीड से ट्रेन जाती तो 300 चलने में 12 घंटे लगते, ठीक है, 12 घंटे ही तो लगते। और अगर वो 30 से जाएगी तो कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे लगेंगे। दोनों टाइम का अंतर कितना आ गया? 2 घंटे, बस आपका बराबर हो गया। आपसे यही तो कहा गया था 2 घंटे बच जाते हैं अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देते हैं, यानी स्पीड 30 होने पे हमारा 10 ही घंटे लगता है, यानी 2 घंटे बच जाते हैं। तो आपकी यूजुअल स्पीड कितनी होगी? 25। ऑप्शन से कर लीजिएगा। अदरवाइज x और 300/x + 5 + 2 = 300/x, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर x की वैल्यू जो आएगी वही आंसर हो जाएगा। कहा गया कि स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू सिट इन अ रो ऑफ इक्वल नंबर ऑफ चेयर्स। If number of students is increased by 2 in each row, then number of rows decreases by 3. If number of students is increased by 4 in each row, then number of rows decreases by 5. What is the number of students in the class? ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि एक कक्षा में छात्रों को कुर्सियों की एक समान संख्या वाली पंक्ति में बिठाया जाता है, यानी कि जैसे 5 कुर्सियाँ अगर इसमें है तो 5 कुर्सियाँ इसमें, 5 कुर्सियाँ इसमें, इस तरह से, ठीक है। अब कहा कि यदि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या 2 बढ़ा दी जाए तो पंक्तियों की संख्या 3 कम हो जाती है। हम मान लेते हैं कि एक पंक्ति को अंग्रेजी में कहना आसान है रो, यानी एक रो में अगर हम बात करें m स्टूडेंट्स आते हैं और ऐसी कितनी n पंक्तियां हैं, या हम माने x पंक्तियां हैं, तो हमारे कुल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? m × x। अब आपसे कहा गया कि अगर छात्रों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में 2 बढ़ा दी जाए, यानी कि m + 2 छात्र अगर बैठें
तो पंक्तियों की संख्या 3 कम हो जाती है, यानी x माइनस 3 पंक्ति में ही सारे लोग आ जाएंगे, यानी m+2 इंटू x माइनस 3 बराबर टोटल स्टूडेंट mx हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरे केस में कहा गया कि अगर प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या 4 बढ़ा दी जाती है, यानी कि m+4, तो कहा गया आपसे कि पंक्तियों की संख्या 5 कम हो जाती है, यानी x माइनस 5 हो जाता है, ये भी mx के बराबर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करिए। पहले इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा mx माइनस 3m प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू mx, यानी आपका mx कट गया, यानी ये हो जाएगा 3m, या ऐसे कहें 2x माइनस 3m इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3m इज इक्वल टू 6। दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा mx माइनस 5m प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू mx कट जाएगा फिर, तो आपका हो जाएगा 4x माइनस 5m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 20। ये तो हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो इसमें 2 से गुणा करके घटा दीजिए, यानी कि आपका m बराबर हो जाएगा, इधर 20 में से 12 घटेगा 8, और m की वैल्यू अगर यहाँ पे रख देंगे तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 30, यानी x इज इक्वल टू हो गया 15। अब हमें पता चल गया एक पंक्ति में 8 स्टूडेंट्स बैठते हैं और 15 पंक्तियाँ हैं, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 × 120 mx स्टूडेंट्स, यानी m की वैल्यू अगर 8 है और x बराबर 15 है तो 15 × 120। अगला प्रश्न भी CDS से है। कहा गया सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट फॉर 2 years, हैड इट बीन पुट एट 1% हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इट वुड हैव फेच्ड 24 रुपीज़ मोर, व्हाट इज द सम। कहा गया कि सिंपल इंटरेस्ट पे किसी धन को इन्वेस्ट किया जाता है, अगर रेट 1% हायर होता तो 2 साल में 24 रुपये ज़्यादा मिल जाता, तो आपसे कहा गया सम कितना है। आपको पता है अगर 1% हायर 1 साल में मिलता तो 2 साल में कितना परसेंट मिल जाता, 2 × 1 यानी 2% मिल जाता ज़्यादा, और 2% किसका ज़्यादा, यानी सम का जितना भी मूल्य था उसका 2% मिल जाता ज़्यादा, और वो ज़्यादा में रुपए के कितने के बराबर है, 24 रुपये के, यानी धन का जो 2% ज़्यादा मिलता वो रुपए में 24 के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं 1% सम का कितना हो जाएगा, 12 रुपये, यानी हमारा सम 100% कितना हो जाएगा, 1200 रुपये, यानी हमारा धन कितना है, बहुत ईजी। अगले क्वेश्चन DI के हैं, CDS 2020 में पूछे गए हैं। DI में क्वेश्चन जो है वो बड़ा अच्छा सा है, खूब सारी कैलकुलेशन है, तो ये क्वेश्चंस आप पहले पढ़िएगा, आप खुद सॉल्व करिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में, अपने पेड ग्रुप में डाल दीजिएगा, वहाँ से आपको सलूशन मिल जाएगा। एक दूसरे की मदद करिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ मैं समझाए दे रहा हूँ, तब ट्राई करिएगा। कहा गया कि निम्नलिखित आंकड़े 2010 में 6 अलग अलग जेलों, 6 जेलें दी गई हैं ABCDEF से छोड़े गए दोषियों की संख्या को निरूपित करते हैं, जिन्होंने क्रमशः जेल की अवधि पूरी की X हैं, जिन्होंने अपनी अवधि में कोई शैक्षणिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया वो Y हैं, और जिन्हें कंपनी नियोजन यानी कि प्लेसमेंट का प्रस्ताव प्राप्त हुआ वो Z है। अब उसी पे क्वेश्चन पूछा गया, यानी 6 जेलें हैं ABCDEF और XYZ 3 कैदियों के प्रकार हैं, उसी पे आपसे बात की गई है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, 3 या 4 क्वेश्चन इसके होंगे, वो आप खुद करिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। कहा गया यदि x पावर 8 प्लस 1 x पावर 8 इज इक्वल टू 47, तो x पावर 6 प्लस 1 x पावर 6 की वैल्यू क्या है। देखिएगा, अगर x पावर 8 प्लस 1 x पावर 8 इज इक्वल टू k होता, तो मैं अगर पूछूं कि x पावर 4 प्लस 1 x पावर 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे अंडर रूट में k+2 यानी 47, 2 49 का वर्गमूल यानी 7। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि सर x² प्लस 1 x² कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे अगर ये 7 है तो इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, तो वो हो जाएगी x² प्लस 1/x² की वैल्यू, ठीक है। अब आपके पास है x² प्लस 1/x², आपके पास है x पावर 4 प्लस 1 x पावर 4, दोनों का गुणा कर दीजिए। तो अगर आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा x पावर 6 प्लस x² प्लस 1/x² और प्लस 1/x पावर 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 21। लेकिन आपको वैल्यू निकालनी है x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6, यानी इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी यहाँ से हमारा x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 21 में से x² प्लस 1/x² घटाइए, यानी कि 21 में से 3 घटाइए, आंसर 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी CDS का है। कहा गया द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल X इंक्रीजेज बाई 20% एवरी ईयर एंड प्राइस ऑफ आर्टिकल Y इंक्रीजेज बाई 10% एवरी ईयर। इन ईयर 2010 द प्राइस ऑफ आर्टिकल X वाज 5000 and price of article Y was 2000, in which year the difference in their prices exceeded
5,000 फॉर द फर्स्ट ईयर। कहा गया कि x की प्राइस हर साल 20% बढ़ती है, y की प्राइस 10% बढ़ती है। 2010 में x का मूल्य 5,000 था, y का मूल्य 2,000 था, तो किस वर्ष में पहली बार 5,000 से ज़्यादा इनके बीच का अंतर हुआ है? देखिएगा, x की बात की गई, y की, x का मूल्य कितना था 5,000, y का मूल्य कितना था 2,000। पहले साल यानी 2011 में जब बढ़ेगा तो ये 20% बढ़ेगा, यानी ये 6,000 हो जाएगा, ये 10% बढ़ेगा, यानी कि ये 2,200 हो जाएगा। ठीक है, 2,200 तो हो जाएगा। अब देखिएगा, आपसे कहा गया कि 2012 में अगर बात करें तो ये फिर 20% बढ़ेगा, यानी ये 7,200 हो जाएगा, ये 10% बढ़ेगा, यानी 220 बढ़ेगा, यानी ये 2,420 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2013 में बात करूं, 2013 में ये फिर 20% बढ़ेगा, यानी कि 1,440 बढ़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 8,640, और ये फिर 10% बढ़ेगा, यानी ये 242 बढ़ेगा, यानी ये हो जाएगा 2,662। अब अगर अंतर निकालिए यहाँ पे तो लगभग 6,000 हो गया, यानी कि आपसे पूछा गया था किस वर्ष में 5,000 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी आप कहेंगे 2013 में कितने से ज़्यादा हो गया, 5,000 से ज़्यादा हो गया। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। कहा गया a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू 609, a माइनस b इज इक्वल टू 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³ a² b प्लस ab², इसकी वैल्यू निकालने को कहा गया। अच्छा देखिएगा, a⁴ माइनस b⁴ को क्या लिख सकते हैं, a माइनस b इंटू a प्लस b इंटू a² प्लस b² लिख सकते हैं, और ये बराबर आपको दिया गया 609। a माइनस बी की वैल्यू 7 है, यानी इससे अगर काटेंगे तो 7 8 56, यानी ये 87 हो जाएगा, यानी आपका हो गया a प्लस बी इंटू a² प्लस b² इज इक्वल टू 87, ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में अगर हम बात करें तो a³ प्लस b³ यानी कि a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², यही तो होता है। अब इसको अगर ये बराबर आपको दिया गया 117, अब आप इसको a प्लस बी को a² प्लस b² में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab इंटू a प्लस बी, ये बराबर आपका दिया गया 117। अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू a² प्लस b² की यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, यानी ये हो गया 87 माइनस ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 117, यानी आपका यहाँ से ab इंटू a प्लस बी बराबर हो जाएगा 87 माइनस 117, यानी कि -30। और ये है क्या, ए बी इंटू ए प्लस बी, ये है a² b प्लस ab², जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, -30। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको a⁴ माइनस b⁴ को फार्मूले में खोलना था। हमारा यहाँ से a प्लस बी इंटू a² प्लस b² आ जाता है। फिर आपको a³ प्लस b³ दिया ही गया था, उसको अगर फार्मूले में खोलते तो होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², फिर a प्लस बी का a² प्लस b² में गुणा करते तो ये हो जाता है a प्लस बी इंटू a² प्लस b², फिर a प्लस बी का ab में भी गुणा होता तो माइनस ab इंटू a प्लस बी, फिर वैल्यू रख देते, आंसर आ जाता। ये क्वेश्चन आपने किया है, आप देख लीजिएगा कि कहा गया रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ x एंड y इज 5:6। y अलाउ करता है x को एक स्टार्ट 70 मीटर का। आपसे कहा गया कि कौन रेस जीतेगा, तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। चूंकि ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, इस वजह से मैं फिर से बता रहा हूँ आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ और आप लोग सेट 3 चेक करिएगा। कहा गया x और y की गतियों का अनुपात 5:6, यानी x की गति अगर 5x माने तो y की गति हो जाएगी 6x। अब कहा गया 1200 मीटर की दौड़ है जिसमें y x को 70 मीटर की रियायत दौड़ देता है, यानी ये x की बात हो रही है, ये y की बात हो रही है। यहाँ पे 5a ले लीजिएगा, यहाँ पे 6a ले लीजिएगा। कहा गया कि अगर x को 70 मीटर की रियायत मिलती है, यानी कि वो उसको 1130 ही दौड़ना है, और y को कितना दौड़ना है, 1200। अब कहा गया कि एक दौड़ होती है, अब y कितने समय में 1200 दौड़ जाएगा, तो आप कहेंगे 1200/6a में, यानी 200/a में ये दौड़ेगा। और अगर मैं बात करूं 200/a में x हमारा कितना दूर चलेगा, तो आप कहेंगे 5a × 200/a, यानी कि ये 1000 मीटर चलेगा। इसको चलना कितना था, 1130, ये चला कितना, 1000, यानी कितने से हार गया, 130 मीटर से, यानी कि 130 मीटर से x हार गया या 130 मीटर से y जीत गया, जो भी कहना है कह लीजिए। अगला प्रश्न CGL प्री का है, इस बार 19 वाले का। कहा गया एवरेज ऑफ सम नंबर्स इज 54.6, यानी कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है। यदि 75% संख्या 5.6 की वृद्धि की जाती है और शेष में 8.4 की कमी की जाती है, तो संख्याओं का औसत, नया वाला औसत क्या होगा। ध्यान से देखिए, अगर 75% कुछ डेटा दिया गया तो आप मान लीजिए 4 संख्याएँ थी टोटल। कहा गया 75% में, यानी 3 संख्याओं में 5.6 की वृद्धि की जाती है, यानी कि टोटल वृद्धि कितनी हो गई, 3 × 5.6, यानी कि 16.8 की वृद्धि हो गई। और कहा गया शेष संख्याएं, 4 संख्याएं थी, 3 में वृद्धि की गई, यानी एक संख्या में 8.4 की कमी की जाती है। आपको पता है टोटल में 16.8 की इधर वृद्धि हुई, 8.4 की इधर कमी, यानी ओवरऑल 8.4 की कमी हुई, यानी हमारा जो भी योग था उसमें 8.4 की कमी हुई।
सॉरी 8.4 की वृद्धि हुई, क्योंकि 16.8 की नेट वृद्धि हो रही है, यानी आपकी जेब में 16 रुपये 80 पैसे आए और 8 रुपये 40 पैसे आपने गंवा दिए, यानी फिर भी आपकी जेब में 8 रुपये 40 पैसे हैं। और ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं? 4 संख्याओं में, क्योंकि आपने कुल संख्या 4 मानी थी, तो 4 में डिवाइड करेंगे तो 8.4 को, तो ये 2.1 आएगा। आपको पता है ये बढ़ा है, यानी औसत भी इतना बढ़ेगा, यानी 54.6। औसत क्या होता है कि सबके हिस्से में जितना आए, यानी 8.4 हमारा रिजल्टेंट बढ़ा था और 4 लोगों पे बढ़ा था, तो औसत कितना बढ़ेगा? 8.4 डिवाइडेड बाई 4 यानी 2.1। 54.6 आपका औसत था, 2.1 बढ़ जाएगा यानी 56.7 हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन सी। सीजीएल प्री में इस बार इस तरह के खूब क्वेश्चंस पूछे गए। देखिएगा कौन से प्रश्न है, 1 मिनट, ये प्रश्न देखिएगा, कोने पे लगा दे रहा हूँ। कहा गया x² प्लस x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ दिया गया था, आपको कुछ और वैल्यू दी गई थी, आपसे 1/x² प्लस 1/y² पूछा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ प्लस 2x³ प्लस 2xy³ प्लस 2x² y²। ये बराबर कितना मिलेगा? 7 का स्क्वायर। कितना मिलेगा? 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम कॉमन लेना चाहें तो 2xy कॉमन ले सकते हैं, यानी हमारा बचेगा कितना? x² प्लस y² प्लस xy, और ये बराबर कितना दिया गया है? 49। यहाँ पे x² प्लस y² प्लस xy की वैल्यू 7 रख दीजिए, यानी इसकी वैल्यू आपको पता ही होगी कितनी है? 21। ये हो गया 21 प्लस 2xy इंटू 7 बराबर 49, यानी 49 इसमें से घटेगा तो ये बचेगा 28। 28 में 7 से डिवाइड हो गया यानी बचेगा 4। 2xy बराबर 4, तो xy बराबर कितना हो गया? 2। xy बराबर कितना हो गया? 2। अब xy बराबर 2 इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हमारा x² प्लस y² बराबर कितना हो जाएगा? 5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका दिया कितना निकालना क्या है? 1/x² प्लस 1/y²। हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस y² डिवाइडेड बाई x² y²। आपको पता है कि x² प्लस y² है कितना? 5 बटे xy की वैल्यू कितनी है? 2। 2 का स्क्वायर 4, तो आपका आंसर कितना हो गया? 5/4। समझ आ गया? ये प्रश्न देखिएगा, सीजीएल एग्जाम में ये भी पूछा गया, मेंस एग्जाम में या प्री में देख लीजिएगा। कहा गया ए और बी 15 किलोमीटर दूरी पे हैं जब उन्होंने जब वो चलना स्टार्ट करते हैं, यानी ए और बी के बीच की दूरी 15 किलोमीटर थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, पहले लिख देते हैं। अब कहा गया व्हेन ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर मीट आफ्टर हाफ एन आवर, यानी कि अगर एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो वो हाफ घंटे बाद मिल जाते हैं। एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो S1 प्लस S2 इनकी स्पीड हो जाएगी, यानी S1 प्लस S2 से अगर चलते हैं 15 किलोमीटर चलने में आधे घंटे लगते हैं, यानी कि स्पीड हो जाएगी 30। और कहा गया कि अगर वो एक दूसरे से दूर की तरफ चलते हैं तो दे मीट 2.5 आवर्स लेटर, यानी कि अगर ये इधर की तरफ चलता है ये इधर की तरफ चलता है तो दोनों एक दूसरे को कितनी देर में मिलते हैं? यानी दोनों एक डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो वो कितनी देर बाद मिलते हैं? 2.5 घंटे बाद। यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं, आपको पता है सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो इनकी रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो जाएगी? S1 माइनस S2, और आपको पता है 2.5 घंटे में 15 किलोमीटर जाते हैं, यानी कि स्पीड हो जाएगी 6। अब आपसे कहा गया फास्टर वाले की स्पीड कितनी होगी, यानी आपको S1 निकालना है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी 2S1 बराबर हो गया 36, यानी S1 बराबर हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटे। 18 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, कहा गया द शैडो ऑफ द टावर बिकम 60 मीटर्स लॉन्गर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। कहा गया कि एक जो टावर है उसकी छाया कितना बढ़ जाती है? 60 मीटर बढ़ जाती है अगर उसका एल्टीट्यूड कितने से 45 अंश से 30 अंश हो जाता है। तो कहा गया हाइट ऑफ टावर निकालनी। अच्छा, अगर मैं मानूँ हाइट ऑफ टावर h है तो इतनी दूरी भी h हो जाएगा, इतनी दूरी भी। ठीक है, आप tan ले लीजिए बड़े वाले ट्रायंगल में, तो tan 30 अगर मैं बात करने जाऊँ तो 1/√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? h/h प्लस 60, यानी आपका हो गया h प्लस 60 इज इक्वल टू √3h, यानी हमारा यहाँ से √3h माइनस h, यानी √3 माइनस 1 इंटू h इज इक्वल टू हो गया 60, यानी हमारा h इज इक्वल टू हो गया 60 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 यानी कि 2, 2 से 60 में डिवाइड होगा तो बचेगा 30, यानी ये आपका आंसर हो गया 30 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1। h हमने क्या मानी थी? टावर की ऊंचाई। समझ आ गया? तो आपको बस tan खेलना था बस। ये प्रश्न देखिएगा, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है और इस बार सीजीएल प्री में पूछा गया, CHSL में भी पूछा गया और इस बार भी पूछा जा सकता है, CHSL और CGL CPO तीनों में।
कहा गया व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर x द रिमाइंडर इज 8 हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर दिया। कहा गया अगर x से 200 को डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 8 बचता है। अगर 200 को डिवाइड किए जाने पे 8 शेषफल बचता है, यानी x जो भी नंबर होगी वो 200 माइनस 8 यानी 192 को डिवाइड करती होगी, तभी शेषफल 192 डिवाइड हो गया और हमारा शेषफल 8 छोड़ गया। दूसरी चीज़, चूंकि शेषफल 8 बचता है तो आपको पता है शेषफल हमेशा भाजक से यानी डिवाइजर से छोटा होता है, यानी x जो होगा वो 8 से बड़ा होगा। आपको पता है x 192 को डिवाइड करता है, तो आप 192 के फैक्टर्स निकालिए। अगर मैं बात करूं x बराबर कितना आया 192, तो इसके फैक्टर्स निकालिए कि कितने फैक्टर्स होंगे। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, 192 को फैक्टराइज करिए तो आप कह सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 तिया 192, यानी आप लिख सकते हो 2 के पावर 6 गुणे 3 की पावर 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आप निकालने जाएंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, आपको पता है 2 पावर a 3 पावर b, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 6 + 1 × 1 + 1, यानी घात में 1 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 1 7 दूनी 14, यानी 14 तो टोटल फैक्टर है। लेकिन आपको ऐसे x की बात करनी है जो 8 से बड़ा है, तो आप इसके ऐसे फैक्टर निकालिए सबसे पहले जो 8 से बड़े हैं। तो सबसे पहले 1 छोड़ दीजिएगा, 2 छोड़ दीजिएगा, 3 छोड़ दीजिएगा, 4 छोड़ दीजिएगा, 6 छोड़ दीजिएगा और 8 छोड़ दीजिएगा। उसके बाद सारे बड़े ही आएंगे। तो आपके कितने फैक्टर्स कितने फैक्टर्स 8 से छोटे हो गए, यानी 192 के कुछ फैक्टर्स 1 2 3 4 6 8, ये 6 फैक्टर्स हैं टोटल जो किससे छोटे हैं 8 से। 14 टोटल फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स 8 से छोटे हैं। तो हमें रिक्वायर्ड जो वैल्यूज चाहिए, यानी कि जो ऐसे x की वैल्यूज जो 8 से बड़ी हों, 14 टोटल लोग हैं। आपको चाहिए जो 8 साल से बड़े हैं। आपको पता चल गया 6 लोग किससे छोटे हैं, 8 साल से छोटे, तो बड़े कितने होंगे 14 - 6, यानी कि 8 वैल्यूज इसकी ऐसी पॉसिबल हैं जो 192 की फैक्टर हों, क्योंकि 192 के टोटल 14 गुणनखंड है और 6 गुणनखंड 8 से छोटे हैं। तो 8 से बड़े कितने बचेंगे, कितने बचेंगे